हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हेल्पफुल होगा आपके BA फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो BA फर्स्ट ईयर में हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनका सब्जेक्ट है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में माइनर कोर्स के अंतर्गत लिया होगा, तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यूनिट 1 के नोट्स। आप कहेंगे कि बात कुछ पुरानी सी लग रही है, नई बात तो नहीं है, क्योंकि यूनिट 1 के वीडियोस तो सर आपने बहुत पहले अपलोड कर दिए थे। देखिए दोस्तों, आपका जो पूरा सिलेबस है वो इस तरह से है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। और आप दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट किया कि सर इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इस पर वीडियो लेकर आइए। तो मतलब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया होगा यार, कुछ 1 साल पहले आई थिंक, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। मैंने बोला हुआ था कमेंट करोगे, बोलोगे तो ही बनाऊँगा। तो भाई ने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। और डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद को। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद की स्टोरी, और कैसे हैदराबाद जो आज एक शहर के तौर पर जाना जाता है, जो कि आज चार मीनार के लिए फेमस है, जो कि आज साउथ इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट शहर है, वो किस तरह से एक समय एक रियासत हुआ करती थी। और वहाँ का नवाब ऐसा था कि वो नहीं चाहता था कि भारत का हिस्सा बने हैदराबाद। तो इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करते हैं, चलिए स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से, BA फर्स्ट ईयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 1 नोट्स पार्ट 5। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो यार आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मैं इस तरह से चीज़ों को आपके लिए प्लान करके वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है यार, लेकिन मैं प्लान करके बनाता हूँ। तो पूरे आपके लिए ये PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और देखते हैं हैदराबाद स्टेट की कहानी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों 1947 के आसपास की, तो 600 प्रिंसली स्टेट्स थे दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि जैसा आज आप ये भारत का नक्शा देख रहे हैं स्क्रीन पर, दोस्तों ऐसा नक्शा भारत का नहीं था, बल्कि नक्शा कैसा था भारत का, ये एक और मैप आप देख लीजिए। तो दोस्तों ऐसे 600 प्रिंसली स्टेट में हमारा प्यारा देश डिवाइड था। कुछ प्रिंसली स्टेट छोटे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट मीडियम साइज़ के थे, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे। अगर हम बात करें दोस्तों बड़े प्रिंसली स्टेट्स में, तो हैदराबाद का नाम यहाँ पर आपके लिए याद रखना है। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर राजा राज करता था। कितनी ताज्जुब भरी बात है ना, कितनी मतलब बोल सकते हैं कि यूनिक बात है कि भारत में भी रियासतें थीं, देश के अंदर ही अलग अलग रियासतें चल रही थी और उनके प्रधान राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों हैदराबाद का मैं आपको बता रहा हूँ, तेलंगाना जो है आज, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, ये 4 राज्य मिलाकर एक रियासत बनती थी उस समय, उसका नाम था हैदराबाद। एरिया की बात करें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं कि एरिया आपको पता हो कौन कौन से आज के जो करंट स्टेट्स हैं वो आते थे। तो 82,000 स्क्वायर माइल्स का दोस्तों एरिया था। और अगर बात करें हम, तो हैदराबाद की पॉपुलेशन दोस्तों उस टाइम पर, हैदराबाद स्टेट की पॉपुलेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा थी कि इसको साथियों उस समय लोग मिनी इंडिया भी बोलते थे। 86% पॉपुलेशन हैदराबाद में जो थी वो हिंदू थी, 12.5% के आसपास मुस्लिम थे, और कुछ बचे हुए लोग क्रिश्चियंस थे। लेकिन दोस्तों जो हमेशा की तरह होता है वो इस बार भी हुआ कि यहाँ का जो नवाब था, यहाँ का जो राजा था, वो था मुस्लिम। तो उसको निज़ाम बोला करते थे वहाँ के लोग। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें हैदराबाद की, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोस्तों साउथ इंडिया में आता है, और उस समय भी भारत का एक बहुत ही फेमस हिस्सा, एक हार्ट ऑफ द कंट्री इसको माना जाता था। हैदराबाद का निज़ाम इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि अरे मैं तो अलग देश बनाऊँगा। तो क्या वजह थी, तो वजह आप थोड़ा सा सुन लीजिए। वजह ये है कि भाई हैदराबाद एक लैंड लॉक्ड स्टेट था। लैंड लॉक्ड से मतलब दोस्तों कि हैदराबाद का ये आप देख सकते हैं, फिर से मैं मैप लगा रहा हूँ यहाँ पर, लोकेशन ऐसी है कि इसके चारों तरफ दोस्तों जो है आपकी बाउंड्रीज़ हैं, और साथ में ऐसा है कि हैदराबाद के लिए पूरा साउथ की तरफ इंडियन ओशन खुला हुआ था। तो दोस्तों ये हैदराबाद की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। अब
डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हैदराबाद की कहानी जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। भाई ये तो मैंने बता दिया आपको हैदराबाद के बारे में, लेकिन शुरुआत कैसे हुई। तो लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार के 200 साल के रूल के बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिल रहा था, यानी कि जब हम फ्रीडम के डोर स्टेप पर थे, तो आपको पता ही है कि पार्टीशन भी हो रहा था उस टाइम पर, नया देश पाकिस्तान बन चुका था और साथ में ऐसा है कि 600 प्रिंसली स्टेट्स भी थे। अब ब्रिटिश जब देश से जाते हैं तो जाने के पहले वो एक अनाउंसमेंट करते हैं और उस अनाउंसमेंट का नाम था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसका मतलब ये था कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो है उसमें जो 600 रियासतें हैं वो चाहे तो मर्ज हो सकती हैं और चाहे तो अपने आप को क्या रखें, आज़ाद रखें। तो दोस्तों यहीं से लड़ाई शुरू होती है और इसी बेसिस पर एक बैक टू बैक क्या हुई, जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं, जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे, वो इंडिपेंडेंट की डिमांड करने लगे। नेहरू जी का स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कमेटी जो जून 17, 1947 में बनी, इसमें उन्होंने बोला कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी इंडिपेंडेंस फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। हम किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। फर्दर एनी रिकॉग्निशन ऑफ सच इंडिपेंडेंस बाय एनी फॉरेन पावर विच एवर इट मे बी एंड वेर एवर इट मे बी विल बी कंसिडर्ड एज अनफ्रेंडली एक्ट। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर भाई कोई भी फॉरेन पावर ऐसा बोलती है किसी स्टेट से, जो 600 स्टेट्स थी इनसे, कि हम परमिशन देते हैं, तो ये अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। बाकी आप चाहें तो इतना भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। देन आगे आपको दिया है इसके बाद गांधी जी का एक स्टेटमेंट, गांधी जी ने पटेल से कहा था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और पटेल के बारे में इतना सा कहूँगा आपसे कि भाई अगर ये नहीं होते तो शायद देश नहीं होता। तो स्टेटमेंट ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट्स इज सो डिफ़िकल्ट दैट यू अलोन कैन सॉल्व इट। गांधी ने पटेल से कहा कि स्टेट्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पटेल, कि केवल तुम अकेले सॉल्व कर सकते हो। पटेल को कंसिडर किया जाता था एज अ स्टेट्समैन ऑफ इंटीग्रिटी विद द प्रैक्टिकल एक्यूमेन एंड रिजॉल्व टू एक्म्प्लिश अ मोन्यूमेंटल टास्क। तो पटेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पर। सरदार पटेल की बात करें तो नेहरू कैबिनेट में सरदार पटेल को दोस्तों स्टेट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया था, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सभी स्टेट्स के उस समय के नवाबों से, उस समय के राजाओं से बात करने की और इंडिया में, इंडियन यूनियन में प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने की। तो पटेल जो हैं दोस्तों उन्होंने अपनी टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया इस पर्पज़ के लिए। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उनको फ्री हैंड दे के रखा था कि तुम अपने हिसाब से डील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में कि पटेल कहीं ना कहीं एक सीनियर लीडर थे और नेहरू को वो सीधा नेहरू बोलते थे, कोई प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं था। तो पटेल ने अपने अंडर में एक ट्रस्टेड एडवाइज़र को लिया जिनका नाम था वीपी मेनन। तो दोस्तों वीपी मेनन की एक बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस पर आप कभी इस बुक को देखिएगा, कभी पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो दोस्तों इस तरह से सारी चीज़ें प्लान हुई। सरदार पटेल ने शुरुआत में तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बात करके काम चलाया, कि पहले बात करते हैं राजाओं से, तो कंसल्ट किया उन्होंने रूलर से और उनको एश्योरेंस दिया कि आप ये ना सोचें कि आपकी रियासत अगर भारत में मिल जाएगी तो आपका फेम, आपकी डिग्निटी ख़त्म हो जाएगी। आप पहले भी राजा थे, आप अभी भी राजा रहोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिंधिया राजघराना है, तो सिंधिया राजघराने में ऐसा है दोस्तों कि सिंधिया राजघराना कब था, अंग्रेजों के टाइम पर, तो इंडिपेंडेंस के टाइम, मगर आज भी सिंधिया राजघराना सिंधिया के नाम से जाना जाता है ना। तो सरदार पटेल ने इन सबको प्रॉमिस किया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि आई हैव ए फ्यू वर्ड्स टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, आई एम हैप्पी टू काउंट मैनी एज माई पर्सनल फ्रेंड्स। तो इन्होंने बोला कि मैं आप सबको अपना पर्सनल फ्रेंड्स मानता हूँ, आप बिल्कुल ही ना सोचें कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपसे बात करने आया हूँ। तो ये इनका स्टेटमेंट था। देन दोस्तों अब बात करते हैं अंग्रेज़ों के रोल के भी। तो ब्रिटिश सरकार में उस समय जो बोल सकते हैं गवर्नर जनरल थे वो थे आपके माउंटबेटन। तो इन्होंने भी सभी प्रिंसली स्टेट से बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है आपको साइन करना पड़ेगा अगर आप भारत में आना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने भी सभी राजाओं से बोला था कि आप भारत में शामिल होइए, इसके आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर जो था वो प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन के साथ कॉमन कल्चर था, कॉमन आइडेंटिटी थी। तो ये बहुत सारी बातें थी साथ में। तो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स जो उन्होंने तो साइन कर दिया था,
लेकिन जो लड़ाई शुरू हुई वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की थी। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी सी याद रखना है हैदराबाद की इंटीग्रेशन को समझने से पहले। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शुरू में हमने पढ़ा कि हैदराबाद की बेसिकली किस तरह की ज्योग्राफी थी, पॉपुलेशन, कितना बड़ा ये स्टेट था, क्या क्या इसकी इथनिक कंपोजिशन थी। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से उस समय प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई और सरदार पटेल का क्या रोल रहा, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, गांधी का स्टेटमेंट, नेहरू का स्टेटमेंट, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि दोस्तों बिना स्टेटमेंट के तो यार आर्ट सब्जेक्ट में फतह नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं साथियों कैसे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हैदराबाद का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैदराबाद एक लैंडलॉक्ड स्टेट था। हैदराबाद का भारत में मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन जो निज़ाम था वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत में मर्ज हो। निज़ाम ने एक फरमान, जिसको रॉयल ऑर्डर बोलते हैं, इशू करवाया, जिसमें उसने बोल दिया हैदराबाद की जनता से कि हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। और ये स्टेटमेंट उसने कब दिया, ये ऑर्डर कब आया? 11 जुलाई 1947। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि देश आज़ाद होने वाला था और हैदराबाद के निज़ाम कुछ और ही गुल खिला रहे थे। निज़ाम को ऐसा लगा कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, इसलिए हैदराबाद के साथ कोई नेगोशिएशंस हम नहीं चाहते। निज़ाम के सपोर्ट के वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी थी दोस्तों उस समय, जिसका नाम था इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। इसने भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैदराबाद के अंदर चलाना शुरू कर दी। निज़ाम इस तरह से कपड़े पहनता था कि भाई लोग ये ना सोचें कि वो एक बहुत पैसे वाला राजा है, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि वो उस समय वर्ल्ड के टॉप 10 रिच पर्सनस में आता था। निज़ाम ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन को इन्फॉर्म किया कि वो पहले इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को देखेंगे 1-2 साल, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि उनको जाना है इंडिया में या पाकिस्तान में। तो इस तरह के डिस्कशंस चल रहे थे दोस्तों, ये ट्राइलेटरल बातचीत चल रही थी। निज़ाम पटेल से भी बात कर रहे हैं, निज़ाम माउंटबेटन से भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना से भी बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी सभी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि यार हैदराबाद को मर्ज तो करना है, लेकिन 1 साल के लिए 29 नवंबर 1947 को एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई 1 साल तक हम हैदराबाद के इशू पर कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ वैसा के वैसा चलता रहेगा एज इट इज़ जो था, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे। नाउ अब माउंटबेटन नेहरू की थोड़ी सी बात समझते हैं। माउंटबेटन नेहरू जो हैं दोस्तों वो फोर्स्ड एनेक्सेशन के मूड में नहीं थे हैदराबाद के, मतलब वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद इतिहास की किताबों में इस तरह से नाम आए कि ज़बरदस्ती भारत की सरकार ने हैदराबाद को मर्ज किया इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों इस तरह की कुछ इवेंट्स हुए उस टाइम पर कि पटेल को ज़बरदस्ती हमारी इंडियन आर्मी को भेजकर हैदराबाद के निज़ाम को सरेंडर करवाना पड़ा और हैदराबाद को फोर्सफुली मर्ज करना पड़ा इंडिया में। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पटेल इंसिस्टेड दैट इफ हैदराबाद वाज अलाउड टू कंटिन्यू विथ इट्स एंटिक्स द प्रेस्टीज ऑफ द गवर्नमेंट वुड फॉल एंड देन नीदर हिंदूज और मुस्लिम्स वुड फील सिक्योर इन इट्स रियल। तो दोस्तों झगड़े हो रहे थे वहाँ पर। अब देखते हैं क्या हुआ और सारी चीज़ें समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। रजाकार्स दोस्तों एक आर्मी ग्रुप था जो बेसिकली निज़ाम की आर्मी थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड आप बोल सकते हो। और दोस्तों इन्होंने निज़ाम के ऑर्डर को बिल्कुल ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे। तो निज़ाम ने और रजाकार लीडर्स ने दोस्तों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को कंसिडर नहीं किया और पूरे हैदराबाद में जो है दोस्तों उन्होंने कोहराम मचा दिया। निज़ाम के जो रजाकार्स थे उन्होंने स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को यानी कि हिंदुओं को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। ओके, मास लेवल पर किलिंग हुई, मास लेवल पर दोस्तों रेप हुए और दुनिया भर की चीज़ें हुई वहाँ पर। इस तरह से दोस्तों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो बर्बाद हो गया, उसका कोई वैल्यू कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। रज़ाकार जो आर्मी का नाम है ना आपको, उसके लीडर्स का नाम था कासिम रिजवी। इन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट देख लीजिए आप दोस्तों, मतलब कैसे बेवकूफ़ी टाइप के स्टेटमेंट ये देते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कासिम रिजवी की, द डे इज़ नॉट फार ऑफ व्हेन द वेव्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल विल बी वॉशिंग द फीट ऑफ अवर सॉवरेन।
तो मतलब ये लोग हैदराबाद को एक देश बनाना चाहते थे और इनका कहना था कि बे ऑफ बंगाल तक हमारा रूल होगा। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। मतलब समझ रहे हो आप कि 20वीं सेंचुरी में साथियों इस तरह की थिंकिंग हो रही थी जैसे 18वीं सेंचुरी चल रही हो, भाई एम्पायर चल रहे हो, मुस्लिम डायनेस्टी चल रहे हो। अब ये बावरों को नहीं पता था कि सरदार पटेल जैसा आयरन मैन इंडिया के पास है। इसके बाद क्या हुआ साथियों वो देख लेते हैं। हैदराबाद स्टेट का जो निज़ाम था वो चाहता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से हैदराबाद एक अलग राज्य बन जाए, एक अलग देश बन जाए और उसकी ग्लोरी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैल जाए। सबने देखा था वो, आंखें खोल के खुली आंखों सबने देखता था वो कि हैदराबाद को ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा स्टेट बना दूंगा, एक ऐसा देश बनाऊंगा इंडिया से अलग करके जिसका नाम पूरी दुनिया में चलेगा। आगे आप देख सकते हैं रजाकार्स ने पूरे हैदराबाद में न्यूसेंस, इंडल्ज, वायलेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मॉडरेट लीडर्स जो थे वो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। रजाकार्स का वायलेंस सब लोग आंखें खोलकर देखते रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक सलार जंग नाम के पर्सन थे जो हैदराबाद के इम्पॉर्टेंट नोबल मैन थे। उन्होंने के.एम. मुंशी को भी बताया। अब के.एम. मुंशी कौन थे? के.एम. मुंशी दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी इसके एक सदस्य थे। तो उनसे भी बातचीत की कि हमारी जो ज़िंदगी है और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कासिम रिजवी की इच्छा पर है। ओके, तो हैदराबाद को बचा लीजिए। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं उस समय स्टेटमेंट सामने आए हुए थे। अब देखते हैं दोस्तों क्या हुआ उसके बाद। रजाकार्स ने इमरोज न्यूज़पेपर के एडिटर शौबुद्दुल्ला खान का मर्डर कर दिया। ओके, जो कहीं ना कहीं रजाकार के खिलाफ रेगुलरली आर्टिकल्स पब्लिश करते थे। दोस्तों ये समझ सकते हो आप कि मतलब कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो वाकई में ही अच्छे थे उस टाइम पर और वो निज़ाम के रूल के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इसके बाद क्या होता है फाइनली साथियों, तो वही समय आ गया जिसका इंतज़ार निज़ाम कर रहा था कि आ बैल मुझे मार। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद। तो क्या किया, पहले तो हैदराबाद के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इन्फॉर्म किया कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपके निज़ाम ने तोड़ दिया है और रीमेडियल एक्शंस जो हैं ओके हमको वो लेना पड़ेंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं माने, बल्कि वो हैदराबाद को सपोर्ट करने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, इंडियन गवर्नमेंट झूठी है, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं वो झूठा। इस तरह की चीज़ें होने लगी। माउंटबेटन को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम देश छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद तो माउंटबेटन भी बहुत अनहैप्पी हुए इस पूरे इंसिडेंट से। ओके, और माउंटबेटन ने कहा के.एम. मुंशी से कि आई हैड मैनी जॉल्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में कई मौके आए लेकिन जितना ज़्यादा शौक मैं हैदराबाद के लोगों को देखकर हूँ, उनकी उदासी, उनकी मायूसी, उनकी बेचैनी को देखकर हूँ, उतना ज़्यादा शायद मैं कभी नहीं हुआ। निज़ाम का समझते हैं साथियों थोड़ा। निज़ाम ने नोटिफाई किया कि इंडियन करेंसी नहीं चलेगी हैदराबाद के अंदर। तो मतलब एक एक करके इन लोगों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। हिज गवर्नमेंट गेव ए लोन ऑफ 200 मिलियन रुपीज़ टू पाकिस्तान। और तो और निज़ाम ने 200 मिलियन रुपीज़ का लोन पाकिस्तान को दे दिया। निज़ाम के जो कमांडर इन चीफ थे इदरोस, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को विज़िट किया मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए और बहुत सारे अधिकारी निज़ाम के जो हैं आर्म्स एम्यूनिशन तैयार करने लगे। मतलब हैदराबाद रियासत का जो निज़ाम था दोस्तों वो इतना बेवकूफ़ किस्म का आदमी था कि वो भारत पर हमला करने की सोच रहा था। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों हो रही थी। हैदराबाद स्टेट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यूज्ड एज ए ब्रेथ स्पेस बाय रजाकार्स टू रेज देयर वॉलंटियर्स। रजाकार्स ने कई गाँवों को लूट लिया, कई ट्रेनों को लूटा। ओके, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो दोस्तों फाइनली क्या होता है अब आप वो देख लीजिए। निज़ाम गवर्नमेंट सेंड डेलीगेशन टू रेफर हैदराबाद इशू टू यूनाइटेड नेशंस। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी निज़ाम नहीं माना और वो हैदराबाद के इशू को लेकर कहाँ चला गया, यूनाइटेड नेशंस लेके चला गया। कब? 10 सितंबर 1948 को। तो मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे देश की जो आज़ादी मिली हुई है, ये आज़ादी साथियों इतनी आसान नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी किस तरह से साउथ इंडियन स्टेट्स में यानी कि हैदराबाद में किस तरह से दोस्तों वायलेंस हुआ आप देख सकते हैं। ये ईयर आपको याद दिला रही है कि 48 मतलब हम आज़ाद हो चुके थे। तो दोस्तों ये सब हो रहा था। ऐसे ही जैसे ही ये इशू यूएन पहुंचने वाला था, उसी वैसे ही दोस्तों हमारे सरदार पटेल साहब ने इनिशिएटिव लिया।
मिलिट्री से बोला कि निज़ाम को ऐसे समझ में नहीं आने वाला और हमको कुछ खास एक्शन लेना पड़ेंगे। और फाइनली दोस्तों एक मिलिट्री ऑपरेशन 13 तारीख को, मतलब यूएन में डेलीगेशन पहुंचा 10 तारीख को और 13 तारीख को हमारी इंडियन आर्मी है उसने लीड किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर जनरल JN चौधरी। मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस एक्शन। और दोस्तों इस पूरे एक्शन में 3 दिन के अंदर जितनी भी निज़ाम की सेना थी वो मारी गई, रजाकार मारे गए। निज़ाम की जो आर्मी थी उसका कमांडर मैंने आपको बताया, इल्डरोस नाम था उसका, उसने सरेंडर किया 17 सितंबर को। तो दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17 कुछ 4-5 दिन ये ऑपरेशन चला और फाइनली 108 घंटे के सक्सेसफुल मिशन के साथ हैदराबाद नाम का जो कैंसर था, यानी कि हैदराबाद का निज़ाम जिसने इतना सारा रायता फैला कर रखा था, वो सब कुछ ठीक कर दिया सरदार पटेल ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। तो दोस्तों ये था इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट। अब दोस्तों लास्ट थिंग वीडियो में मैं आपके लिए बता रहा हूँ और वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैंने बहुत दिनों बाद दोस्तों रियली बताऊँ मैं आपको बहुत बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि यार जब नोट्स की बात आती है ना तो एक्सप्लेन करने की बात आ ही जाती है और यदि एक्सप्लेन ठीक से ना करें यार तो मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ धोखा कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लिया और आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आपको क्या क्लियरिटी हुई, आपको क्या डाउट है और क्या इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। दोस्तों ये है लास्ट हमारा इस वीडियो का टॉपिक, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कि कैसे हैदराबाद स्टेट इंडिया मर्ज हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके डेट्स लिए भी तैयार करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर ये चीज़ लिख कर आते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे मार्क्स आपके लिए मिलेंगे और आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मिलूँगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं अक्सर मैं वही वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।